अदालत से राहत मिलने के बाद इमरान खान ने सरकार के और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान ने पाकिस्तानियों से हाथों में प्लेकार्ड लेकर शहबाज सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया है और सेना को राजनीतिक पार्टी बनाने की नसीहत दी। वहीं सत्ता में शामिल सियासी दल इस्लामाबाद में कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने वाले हैं, जबकि शहबाज और पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भी इमरान को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। यानी पाकिस्तान में नाटक जोरों पे चल रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान और शहबाज सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद भड़के हिंसा को लेकर सरकार गुस्से में है और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। शहबाज शरीफ ने हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अफसरों को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तान में करीब 72 घंटे तक बवाल हुआ, आगजनी हुई, कई लोगों की जान गई। लिहाजा अब शहबाज को कार्रवाई करने की इजाजत आई है। दूसरी तरफ कोर्ट से राहत मिलने के बाद इमरान खान भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान बचाने के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाली है। पाकिस्तान में प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स सिर्फ इमरान ही नहीं कर रहे, बल्कि सत्ताधारी गठबंधन पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी मैदान में है। इमरान खान ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है, जबकि पीडीएम के नेता सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। इमरान ने जनता से आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर गठबंधन दल एकजुट होंगे। इमरान खान ने सरकार की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया है और पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट पर पक्षपात करने का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया है। इमरान ने प्लेकार्ड लेकर लोगों से विरोध जताने की अपील भी की है, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर होने वाले धरने में खुद मरियम नवाज भी शामिल होंगी। लड़ाई सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच की नहीं है, सेना और इमरान खान के बीच भी चल रही है। 9 मई के बाद बिगड़े हालात और उस बीच हुई बयानबाजी को लेकर सेना पर हमला बोला है। इमरान ने सेना की मीडिया विंग ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान में सियासी सवाल जवाब से शुरू हुए जंग अब निजी रंजिश बन चुकी है, इसलिए सरकार का हर नुमाइंदा इमरान और उनकी पार्टी को आतंकी साबित करने पर आमादा है। इमरान के खिलाफ पूरी सरकार आक्रामक है। सवाल इमरान की साख पर भी उठाए जा रहे हैं। उनकी हरकतों का हवाला देकर तहरीक इंसाफ पार्टी पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। इमरान की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद से ही पाकिस्तान में संघर्ष चल रहा है। इमरान समर्थकों ने जगह जगह आग लगाई तो सरकार अब एक्शन की तैयारी में दिख रही है। इस बीच रह रहकर मार्शल लॉ की चर्चा भी हो रही है। इमरान बार बार सेना और सरकार को कोस रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ जनरल मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ इमरान से बदला लेने को बेताब हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के जलने का सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में जिन्ना हाउस जलाए जाने को लेकर इमरान के खिलाफ सेना और सरकार दोनों एक्शन लेने की तैयारी में है। शहबाज शरीफ के बाद आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भी आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। आर्मी चीफ ने साफ किया है कि सेना के ठिकानों पर हमला करने वाला कोई नहीं बचेगा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए अगले 72 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। शहबाज का दिल खून के आंसू रो रहा है। शहबाज की सरकार सदमे में है। शहबाज की पुलिस और पाकिस्तान की सेना बेचैन है। 9 मई को लाहौर में जिस तरह कोर कमांडर का घर जलाया गया, वो पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। लाहौर कोर कमांडर जिन्ना हाउस में रहते हैं, जो पहले पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। हमलावरों की भीड़ ने जिन्ना हाउस को जला दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान के इतिहास और जिन्ना से जुड़ी कई चीजें राख में तब्दील हो गई। इसके लिए शहबाज की सरकार ने इमरान खान पर निशाना साधा है। जिन्ना हाउस को लेकर सरकार और पाकिस्तानी सेना पहले से ही आमने सामने है। लाहौर कोर कमांडर का जो घर जलाया गया, उसके जिन्ना हाउस होने का खुलासा 2007 में हुआ था। तब पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज का पता लगाया। इस दस्तावेज में कोर कमांडर हाउस के मालिक के तौर पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का नाम था। यह खुलासा होने के बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार के बीच विवाद पैदा हो गया था। सरकार का तर्क था कि इस घर को एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जबकि पाकिस्तानी सेना ने इस संपत्ति पर अपने अधिकार को छोड़ने से इनकार कर दिया।
जिन्ना हाउस पर दावे को लेकर पहले से ही तकरार थी, मगर इसे जलाने के बाद विवाद और भी बढ़ गया है। आरोप है कि जब जिन्ना हाउस को आग लगाई जा रही थी, तब सेना ने हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की। इसीलिए शहबाज शरीफ अब उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं जिन्होंने आग लगाई या आग लगाने दी। 9 मई से पाकिस्तान में आग लगती रही, शहरों में फायरिंग और धमाके होते रहे, बंगले, घर, गाड़ियां सब जलाई गईं। मगर सरकार को इस बात की सबसे ज्यादा शर्मिंदगी है कि वो जिन्ना हाउस को जलने से नहीं बचा सकी। इसे लेकर ही अब इमरान को एंटी पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश हो रही है, जबकि इमरान खान अब सफाई देते फिर रहे हैं। आग किसने लगाई, गोली किसने चलाई, ये सवाल पाकिस्तान में अब सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में बयानबाजी भी तेज है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या कायदे आजम की यादों को मिटाने के जुर्म में शहबाज सरकार इमरान खान को गिरफ्तार करने वाली है? क्या इमरान को जेल भेजने का प्लान बी पाकिस्तान में तैयार हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस लगातार यूक्रेन को मिट्टी में मिला देने वाली हद तक जाता नजर आ रहा है। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली मिसाइल के बाद पुतिन का गुस्सा जेलेंस्की पर फूट पड़ा है। अब नतीजा यह है कि रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगातार रगड़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं बमबारी, कहीं ड्रोन अटैक, कहीं मिसाइल वॉर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और तबाही हो रही है। लड़ाई को 450 दिन होने वाले हैं, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 2 लड़ाकू विमानों और 2 सैन्य हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन के इस अटैक के बाद पुतिन का गुस्सा पहले ही 7वें आसमान पर था, मगर अब रूस ने भी ये दावा किया है कि यूक्रेन के विमानों ने ब्रिटेन की ओर से दी गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों के रूस के कब्जे वाले शहर लुहांस्क में 2 इंडस्ट्रियल जगहों पर हमला किया। 12 мая около 18 часов 30 минут по московскому времени боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милан» в городе Луганск। यूक्रेन पर रूस ने भी जवाबी हमला किया है। इसके साथ ही पुतिन की सेना नए सिरे से प्लान तैयार कर रही है ताकि यूक्रेन को मिट्टी में मिलाया जा सके। पुतिन पहले ही धमकी दे चुके हैं कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए कब और क्या कदम उठाना है, ये फैसला रूस खुद करेगा। पुतिन की धमकी और लगातार हो रही बमबारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोप के देशों को समर्थन जुटाने के लिए निकले हैं। इसी कड़ी में जेलेंस्की जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी से पहले जेलेंस्की इटली में थे। यहाँ भी उन्होंने रूस के हमलों का जिक्र किया और इटली की ओर से यूक्रेन से की गई मदद के लिए आभार भी जताया। साथ ही उन्होंने जल्द ही नाटो में शामिल होने का भरोसा भी जताया। Я хочу запросити зараз усіх політичних лідерів Італії, усіх ваших громадських діячів відвідати нашу країну, поспілкуватися особисто з людьми, звичайними людьми. І мені здається, що якщо ви побачите на власні очі, що відбувається і що там наробив одна людина. जेलेंस्की मदद के लिए अलग अलग देशों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। रूसी सेना ने क्रेस्नी लिमन, डोनेस्क, खारकोव, जापोरोजिया और खेरसोन में यूक्रेन के हथियारों के गोदाम पर हमला किया, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के कई हवाई हमले नाकाम किए और यूक्रेन के कई यूएवी भी मार गिराए। हमले दोनों ओर से जारी हैं। ऐसे में शांति बहाली की उम्मीद फिलहाल कम ही दिख रही है। पुतिन जिस तरह तेवर दिखा रहे हैं, उससे यह भी साफ है कि वो यूक्रेन के खिलाफ अपना आक्रमण जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में भी हमले तेज भी किए जाएंगे। अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों से मिल रही मदद के सहारे यूक्रेन की सेना रूस को आगे भी जवाब देने में कामयाब होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी का कमल खूब खिला। यूपी के शहर शहर खिला। यूपी में एक बार फिर योगी योगी हो रहा है।
यूपी की ट्रिपल इंजन की सरकार देख साफ हो गया है कि जनता की नब्ज अच्छे से समझने से ही चुनाव जीतने की रणनीति सफल हो सकती है। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि कमल फिर से खिल उठा, देखिए यह खास रिपोर्ट। माफिया पर लगाम, निकाय चुनाव में आया काम। यूपी के निकाय चुनाव में योगी का डंका। योगी मैजिक से आई ट्रिपल इंजन की सरकार। यूपी में अब डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र, राज्य और अब निकाय चुनाव में शानदार जीत के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यूपी में रहना है तो सिर्फ विकास और जनता के काम पर ही फोकस करना है। इसलिए खुद भी वो निकाय चुनाव में वन मैन आर्मी की तरह यूपी के शहर शहर कमल खिलाने और उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने निकल पड़े थे। निकाय चुनाव में जीत के बाद एक बार फिर सीएम योगी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जो उनकी मंशा है उसके अनुरूप परिणाम देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। यूपी में योगी सरकार विकास कार्यों पर जोर दे रही है, जबकि माफिया का लेबल लेकर घूम रहे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने में मिनट भी नहीं लगा रही। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर फोकस होना बीजेपी की यूपी निकाय चुनाव में बड़ी जीत की अहम वजहों में से एक है। भले ही यूपी में विपक्षी पार्टियां हार से बौखलाई हुई हों, लेकिन जानकारों की माने तो निकाय चुनाव में जनता ने सीधे सीधे योगी के प्रशासन को ही वोट दिया है, ऐसा दिख भी रहा है। ये जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है, उत्तर प्रदेश के शहरों में शांति बढ़ेगी और जो काम योगी जी ने फुट पेट्रोलिंग और एंटी रोमियो स्क्वाड से शुरू किया था वो आगे बढ़ गई ये बात, इसलिए नगर निगम में उसका बेनिफिट मिला है। आपको बता दें कि मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम, दाम, दंड, भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। बीजेपी ने निकाय चुनाव में पहली बार 350 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 90% पसमानदा मुस्लिम उम्मीदवार थे, जिनमें ज्यादातर बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब रहे। साफ है, मुस्लिम मतदाता भी बेहतर प्रदर्शन का विकल्प चुनना पसंद कर रहे हैं। बीजेपी के पास पसमानदा भी बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जो जीतने वाली पार्टी है हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि हम अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ा सके, हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। और उत्तर प्रदेश में अंसारी समुदाय पसमानदा का सबसे बड़ा समुदाय है। यूपी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब 2024 में लोकसभा की 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य लेकर चलना चाहेगी, ताकि विरोधियों को ही जवाब न दिया जा सके, बल्कि 2024 में बीजेपी का कमल दिल्ली में भी एक बार फिर खिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुई सियासी लड़ाई का नतीजा निकल चुका है, लेकिन कांग्रेस के अंदर दो नेताओं की जंग का फैसला आना अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को लेकर सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। दोनों ही नेता सीएम पद पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। फैसला कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार को करना है। अब सवाल है, सीएम पर दो हाथ में गांधी परिवार आखिर किसका साथ देगा? इस सवाल का जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त का अपडेट देते हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। पहले यह जानकारी थी कि बैठक शाम 6 बजे शुरू होगी, लेकिन बैठक शुरू होने में देरी हो रही है। कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। कर्नाटक का सीएम कौन होगा, इसको लेकर आज की बैठक बेहद अहम है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक बनाए हैं और कहा जा रहा है कि तीनों पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में मौजूद हैं। ये 3 पर्यवेक्षक हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह और पूर्व महासचिव दीपक बावरिया। इन्हीं तीनों को विधायकों की नब्ज टटोलनी है। इन्हीं तीनों को रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार तक पहुंचानी है।
कुल मिलाकर पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर ही यह तय होगा कि विधायकों की पसंद आखिर कौन है, सिद्धरमैया या फिर डीके शिवकुमार या फिर कोई तीसरा नाम। इस वक्त कर्नाटक में सीएम पद को लेकर माहौल क्या है, किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत लग रही है, इस पर हमारी यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कर्नाटक में सीएम पर दो हाथ, परिवार किसके साथ? इस सवाल का जवाब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता और तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस तस्वीर में तलाश रहे हैं। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार में सीएम पद को लेकर जारी पोस्टर वॉर के बीच कांग्रेस ने दोपहर में यह तस्वीर रिलीज की। इस तस्वीर में बजरंग बली दिख रहे हैं और उनके साथ मुस्कुराते कांग्रेस के 3 बड़े नेता राहुल गांधी, डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया। बजरंग बली ने बाएं हाथ से सिद्धरमैया को और दाएं हाथ से डीके शिवकुमार के बाजों को थाम रखा है। शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी का बायां हाथ सिद्धरमैया के कंधे पर है और दायां हाथ शिवकुमार के कंधे पर। तस्वीर में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शिवकुमार सामने की तरफ देख रहे हैं, जबकि राहुल और सिद्धरमैया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इस तस्वीर का सीधा मतलब ये मैसेज देना हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में दोनों नेताओं के बीच कोई टकराव नहीं है। लेकिन इतना तो आप भी समझते होंगे कि राजनीति इतनी सीधी भी नहीं होती, और अगर दोनों नेताओं के बीच टकराव नहीं होता तो फिर सीएम की दावेदारी को लेकर अपने अपने पोस्टर क्यों लगते? एक तरफ सिद्धरमैया के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो दूसरी ओर पोस्टर में शिवकुमार को सीएम बनाकर पेश किया जा रहा है। यही वजह है कि आज इन तीनों तस्वीरों की चर्चा बेंगलुरु से दिल्ली तक हो रही है। ऑब्जर्वर हमारे गए हैं वहाँ पर बेंगलुरु को, तो शाम में वो पहुँचेंगे। उसके बाद वो सीएलपी की मीटिंग होगी और सीएलपी के मीटिंग के बाद उनकी जो भी राय होगी वो हाईकमांड को कम्युनिकेट करेंगे। फिर उसके बाद हाईकमांड यहाँ से अपना निर्णय भेजेगा। सिद्धरमैया और शिवकुमार में किसका पलड़ा भारी है, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जी न्यूज की टीम कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के पास गई। सिद्धरमैया साहब आज कर्नाटका में हर कोई आदमी से पूछेंगे, जो भी पार्टी के हो, सब में से मोस्ट पॉपुलर लीडर है और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दूसरा पार्टी से लीडर से भी बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर है। तो और इक्वली डीके शिवकुमार जी भी, जब संगठन का बात आता है, ऑर्गेनाइजेशन का बात आता है, तो उनका कोई कंपैरिजन दूसरा से नहीं है। वो सबसे हटके एक कैपेबल ऑर्गेनाइजर है और उनका पास जो भी नामुमकिन चीज ही नहीं है, ऐसा आदमी है। तो दोनों का ताकत है और दोनों को मिला के हम गवर्नमेंट बनाएंगे। ना दो भी है और भी कुछ छुपे छुपे रास्ते भी हो सकते हैं अंदर से। अरे ये देखो, जिसके तकदीर में है उसके तकदीर में जाएगा। सर, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग 70 विधायक डीके शिवकुमार जी के साथ है। क्या इसमें किस हद तक सच्चाई है, जबकि आप लोग सभी से? मेरे मालूम नहीं, मैं भी अभी आया। देखिए, हमारा पार्टी नागपुर से नहीं चलता है। हमारा पार्टी लोग सड़कों पे जो लोग है वो लोग चलाता है हमारा पार्टी को। प्रजातंत्र में और लिबर्टी में हम लोग भरोसा रखने वाले हैं, संविधान के दायरे में काम करने वाले हैं। हर पार्टी का कार्यकर्ता और जो सपोर्टर्स है नेताओं का, उसको तो पूरा हक है अपना नेताओं के बारे में बोलने के लिए। इसको कोई नहीं रोकते हैं। हमारा थोपा जाता नहीं है। जो भी हमारा कार्यकर्ता, जो जीते हुए विधायकगण लोग बोलते हैं, उसके तहत हम लोग मुख्यमंत्री का तय करते हैं। अब इस पोस्टर को देखिए। सिद्धरमैया की बड़ी सी तस्वीर के साथ लिखा है, दूसरी बार कर्नाटक के सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले माननीय सिद्धरमैया जी को हार्दिक बधाई। यानी सिद्धरमैया समर्थकों ने उन्हें सीएम घोषित कर दिया है। कर्नाटक के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक सुशील कुमार शिंदे ने कुछ देर पहले मीडिया से बात की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। जानना चाहेंगे कि कितना टाइम लग सकता है कर्नाटक को ये जानने में कि कब तक
वो पता नहीं है, अभी वहाँ जाने के बाद हमें पता चलेगा जी। मैं बात करूंगा कई लोगों से, फिर उसका असेसमेंट होएगा और फिर बताएंगे। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कांग्रेस की सरकार बनने की इसमें कोई अड़चन नहीं है, पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन डीके शिवकुमार या सिद्धरमैया रेस में आगे कौन दिख रहा है? और क्या डीके शिवकुमार अतीत की जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं डिप्टी सीएम्स के लिए कुछ खास वहां दिखता नहीं है, क्या मान जाएंगे? नहीं, देखिए, अगर रेस की बात करें तो रेस में सिद्धारमैया आगे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग जानते हैं और जनता की पसंद भी ज़्यादातर लोगों की सिद्धारमैया है। पहले एक फार्मूला बना है दिल्ली में, शायद उसी फार्मूले पर चला जाएगा, क्योंकि एक दिखाने के लिए, देखिए, एक बैठक होना जरूरी होता है। हमारे साथ थोड़ी देर में देखिए नासिर हुसैन है, इनसे ही बात करेंगे, लेकिन एक फार्मूला जो भी तय हुआ, अभी क्या होगा? नासिर हुसैन क्योंकि राज्यसभा सांसद भी हैं, कर्नाटक के रहने वाले भी हैं। नासिर भाई, क्या माना जाए, जो डीके शिवकुमार रेस में आगे हैं या सिद्धारमैया रेस में है? चैनल जानना चाहता है। रेस जब है तो कई लोग होंगे रेस में, कौन आगे कौन पीछे मैं कैसे बता सकता हूँ? ओपिनियन लिया जाएगा सारे एमएलएस का, एमएलएस ओपिनियन देने के बाद वो ओपिनियन जो है कन्वे किया जाएगा हाईकमांड को, तो कल या परसों जो है नया सीएम तय होगा। कल परसों में तय हो जाएगा और इतने हमारे पास मारपीट है ही नहीं है, तो सारे लोग पार्टी के लिए, पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए काम किए हैं। जब जो भी डिसीजन हाईकमांड तय करेगी वो दूसरा को अपनाना पड़ेगा। क्या डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा क्या? अब सब मीटिंग में क्या प्रपोजल्स आएंगे, क्या डिस्कशन होगा, क्या सजेशन आएंगे, उसके बाद हाईकमांड उसके बारे में क्या सोचेगी, इसके पे डिपेंड होता है कि मीटिंग 6 बजे से चलेगी, अभी बहुत देर हो रही है मीटिंग में। नहीं, वो अभी डेफर किया गया 1 घंटा, 7 बजे से होगी। अब 7 बजे से होगी, 7 बजे से बैठक होगी। देखिए, एक और बड़ी खबर दी इन्होंने कि मीटिंग पहले 5:30 थी, फिर 6 बजे हुई, फिर अब 7 बजे बैठक हुई है। तो अब धीरे धीरे नेता पहुंचना शुरू हो गए। सिद्धारमैया जो रेस में सबसे आगे हो, पहले पहुंच चुके हैं। डीके शिवकुमार जो रेस में थोड़े पीछे हैं, वो थोड़ा आने में भी उनका लेट हो रहा है, लेकिन एक एक करके नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। और ये मान के चलिए कि एक फॉर्मूला लगभग पहले से तय हो चुका है, लेकिन फिर से उस फॉर्मूले पर मुहर लगेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री होंगे, ये लगभग तय है। अब ये डिप्टी सीएम को लेकर बात चल रही है कि क्या जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट को डिप्टी सीएम प्लस प्रदेश अध्यक्ष रखा गया था, उसी तरह से यहाँ रखने की बात हो रही है। डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम भी रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे 2024 के चुनाव तक, ऐसा सुनने को मिल रहा है। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। चलिए, इन सबके बीच बड़ी खबर जो आपने बताई कि अब सीएलपी की जो मीटिंग है, जो विधायक दल की यह बैठक है, 7 बजे होगी और यहां विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के जीते हुए विधायक बैठेंगे और वहां पर राय मशविरा करेंगे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी होगा कि कौन से नेता के पक्ष में कितने विधायक हैं। और तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है विधायक दल की बैठक के लिए। इस बीच दिल्ली में भी मंथन लगातार चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि दिल्ली पहुंचे हैं, यहां पर वो बैठक करेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ। इस बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब शाम को 7 बजे होगी। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक होगी। इसमें तीनों ऑब्जर्वर भी होंगे जो कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भेजे गए हैं। ये तीनों विधायकों के मिजाज को भांपने की कोशिश करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। पार्टी के तीनों पर्यवेक्षक बैठक में मौजूद हैं। उधर कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यह कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा ये 1-2 दिन में तय हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी कर्नाटक में हार की जिम्मेदारी कब लेंगे? भूपेश बघेल से लेकर जयराम रमेश तक चाहते हैं कि कर्नाटक में हार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले, ताकि 2024 में ब्रांड मोदी कमजोर पड़े। पूरा चुनाव तो मोदी के चेहरे पे लड़े, अब जिम्मेदारी अपने खुद की ले रहे हैं, वो तो सच। अब हारने की बात तो कम से कम सच बोले, जिम्मेदारी मोदी जी को देना चाहिए। हिमाचल से शुरुआत हुई थी संजीवनी, पर ये सुपर बूस्टर संजीवनी है कर्नाटक से। हिमाचल से शुरुआत हुई थी। कांग्रेस पार्टी की जीत पीएम की हार है, बिल्कुल। हमारा जय उनका पराजय है। क्योंकि उनके ओर से तो एक ही चेहरा था, एक ही प्रचार था, पीएम पीएम पीएम। पहले तो लगता था कि मोदी जी और मोदी साहब दोनों अगर कहीं जाए, ये जो जोड़ी, तो ये अजेय जोड़ी है। लेकिन आज तो साबित हो चुके हैं कि आम जनता की जो वोट, वो किसी पार्टी की फिक्स डिपॉजिट नहीं है, किसी पार्टी की
बैंक में जमा हुआ पैसा नहीं है। जी